नाज़रीन करम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रेख्ता चांद और हमारे इस चैनल के डायरेक्टर हैं हनीफ भाई, जो चैनल्स की दुनिया में एक मुमताज़ नाम है। और इस चैनल पर जो काविशात अपनी जारी रखे हुए हैं वो चांद भाई हैं, जो ख़ुद भी बहुत कमाल के शायर हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये चाहा कि वो मेरी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करें। तो मैं अपनी ज़ात के ताल्लुक़ से आपके इल्म में ले आऊँ कि मेरा नाम कैसर वजदी है, बुनियादी हवाला मेरा शायरी है और मैं शायरी ही के ताल्लुक़ से शायरी की जानिब किस तरह से राग़िब हुआ उसी ताल्लुक़ से गुफ्तगू करूँगा, जो कि हुक्म है चांद भाई का भी और हनीफ साहब का भी। मुझे याद है कि आगाज़ शायरी में जिस तरह से आज हम देखते हैं कि तमाम अहबाब ख़ुद को मीर और गालिब समझते हैं, तो हमारी भी कैफियत उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। हम ताज़ा कार शायर तो ज़रूर थे, लेकिन उस अहद में भी ख़ुद को हम मीर और गालिब समझते थे। और उस दौर में बहुत मुश्किल होता था किताब को शाया करवाना, और हमारे माली हालात भी कुछ ऐसे नहीं थे। तो कुछ दोस्तों से हमने किसी से 200 किसी से 400 लिए और एक ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह हमारी किताब छप जाए। तो उस वक्त ये मशीनें, कंप्यूटर ये भी नहीं था, उस वक्त हाथ से किताबत हुआ करती थी। हम एक कातिब के पास गए तो हमने तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये उसे मजमूई तौर पर दिए और वो किताब डमी की सूरत में तैयार हो गई। तो वो किताब जब डमी की सूरत में तैयार हुई तो उसी दौरान हम अपने एक दोस्त के साथ इकबाल मेहदी, जो मशहूर मुसव्विर हैं, उनके यहाँ हमारे जाने का आगाज़ हुआ। फिर रफ्ता रफ्ता हमारी शाम की बैठक इकबाल भाई के साथ होने लगी। वो न सिर्फ ख़ुद तो बहुत बाकमाल आर्टिस्ट थे, बल्कि वो अदबी ज़ौक़ भी बहुत कमाल का रखते थे। तो उन्हें मैंने बताया कि इकबाल भी मेरी ये किताब आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि ये जॉन साहब को दिखाओ किताब अपनी। तो मेरे जॉन भाई से कोई मरासिम नहीं थे और उस वक्त तक मैं उनसे मिला नहीं था। तो इकबाल मेहदी ने कहा कि मैं जॉन से कह देता हूँ, तुम उनके घर चले जाओ गार्डन ईस्ट और उन्हें ये अपनी किताब दिखा दो। हज़रत चूँकि प्रोग्राम का दौरानिया मेरे इल्म में नहीं है, तो मैं कंटिन्यू गुफ्तगू शॉर्ट करके आपके इल्म में लाता रहूँगा। सो मुख्तसर ये कि मैं अपना मसवदा लेकर गार्डन ईस्ट गया और गार्डन ईस्ट पर एक बड़ा सा हवेली नुमा मकान था जिसके लकड़ी के किवाड़ थे बहुत बड़े से। मैंने उन किवाड़ पर लगी जंजीर का ताल्लुक़ किवाड़ से कायम करते हुए जंजीर जनी का आगाज़ किया। तो कुछ ही लम्हों बाद अंदर से एक खातून की आवाज़ आई कि कौन है। तो मैंने कहा मैं जॉन भाई से मिलने आया हूँ। तो मेरे बड़े बड़े बाल और बड़ा शेव और बड़ी शक्ल ड्रौनी सी दिखने में लगती थी। तो वो खातून जो थी वो रईस अमरोवी साहब की साहबजादी थी। उन्होंने मुझे देखा और उन्हें मुझे एहसास हुआ कि वो एकदम से डर गई हैं और उन्होंने कहा नहीं भाई, यहाँ कोई जॉन वॉन नहीं रहते, आप यहाँ से जाएं। तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैं दोबारा भाई इकबाल मेहदी के यहाँ गया तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो मैंने कहा खैरियत इकबाल भाई? कहने लगे मेरे पास फ़ोन आ गया था रईस साहब की साहबजादी का कि वो डर गए थे तुमसे यार। वो दरअसल जॉन भाई के कत्ल के फतवे जारी किए हैं उलमाए कराम ने। तो उस वक्त कुछ ऐसा मामला था कि जॉन भाई का, तो उस खौफ से जॉन भाई घर से नहीं निकल रहे थे और घर वाले उन्हें किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। इकबाल भाई ने कहा कि नहीं तुम दोबारा जाओ और मेरी बात हो गई है। मैं दोबारा गार्डन ईस्ट गया, उनकी साहबजादी ने दरवाज़ा खोला और वो जो है मुझे ले गए। मैं दोबारा उनके क़यामगाह पर हाजिर हुआ। उन्होंने वही लकड़ी का किवाड़ खोला और बहुत इज्जत से उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा हम डर गए थे, दरअसल जॉन के जो है कत्ल के फतवे निकले हुए हैं, तो हमने कहा शायद तुम उन्हें मारने आए हो। तो उनके भी होंठों पर मुस्कुराहट थी और मेरे भी होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो फिर मुझसे कहने लगी कि तुम ऐसा करो, ये दाएं जानिब जो है चले जाओ, जॉन का कमरा वहीं है। तो दाएं जानिब जिस समत उन्होंने इशारा किया था उस समत मैंने देखा तो ऊंची ऊंची सी झाड़ियाँ थीं जो जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। तो मैंने उन्हें दोबारा से देखा
तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बस ये झाड़ियों में चले जाओ। तो मैं झाड़ियों को दाएं बाएं करता हुआ झाड़ियों के अंदर दाखिल हो गया और उसका इख्तिताम उस कमरे पर हुआ जहाँ रईस साहब का कमरा था, जहाँ वो लिखा करते थे। तो वहीं दरवाजे पर जॉन भाई मौजूद थे। तो जॉन भाई ने देखा हाँ इकबाल ने, लल्लन ने भेजा है तुम्हें। मैंने कहा जी जॉन भाई। तो कहने लगे आ जाओ। जब वो कमरे में हम दाखिल हुए तो वो कमरा उनका जो है वो एक गली नुमा कमरा था और एक टेबल रखा था, एक चेयर थी और दोनों साइड सोफ़े कतार से लगे थे और सोफ़ों पर धूल और मट्टी और गट जो है वो जमा हुई थी। तो जॉन भाई ने कहा ये जो टेबल है जहाँ मैं बैठा हूँ, रईस भाई यहीं बैठा करते थे और यहीं उनका कत्ल हुआ। ये उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया और मुझसे कहा कि तुम बैठो सोफ़े पर। तो मैं सोफ़े की जानिब मैंने देखा और वहाँ मट्टी की जो तह देखी, तो मैं बिना कुछ कहे उसी मट्टी पर बैठ गया। तो जॉन भाई से गुफ्तगू होती रही और कोई उस दौरान हमारी शायरी पर और इस पर बात नहीं हुई, बल्कि दुनियावी हालात पर, इकबाल भाई, लल्लन और सारी इस पर गुफ्तगू होती रही। मैं वहाँ से डायरेक्ट इकबाल भाई नॉर्थ में उनका क़याम था, उनके यहाँ गया और मैंने कहा कि जॉन भाई से मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा कल अपना मसवदा भी लाना। और इकबाल भाई खुश हुए, कहने लगे अच्छा ठीक है, कल जब जाओ तो कुछ आब हयात मेरे पास है वो भी ले जाना उनके लिए, उनका जॉन भाई का पसंदीदा मशरूब। तो मैंने कहा ठीक है इकबाल भाई। अब मैं खुशी खुशी घर पर आया। घर पर आने के बाद मैंने जो है कुछ पैसों का एहतमाम किया और दूसरे दिन मैंने चाहा कि 3-4 छोटी बोतलें, जो जॉन भाई को शरबत पसंद था, वो शरबत की बोतलें कर्ज़ दोस्तों से लेकर मैंने ख़रीद ली। दूसरे रोज़ जब मैं जॉन भाई के यहाँ पहुँचा तो मैं अपने तौर से बहुत ख़ुद को वो समझ रहा था कि मैं इनके लिए मशरूब लाया हूँ और ये बहुत मेरे नाज नखरे उठाएंगे और बहुत पसंद करेंगे। तो मैंने कहा जॉन भाई ये कुछ शरबत वगैरह लाया हूँ। तो कहने लगा हाँ रख दो वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने बड़ी, जिस तरह से होता है ना, उसके लिए एक अल्फाज बहुत अच्छा होता है कि लापरवाही के अंदाज में कहा हाँ रख दो वहाँ पर। तो बोतलें जो थी वो मैंने साइड पर रखी और कुछ ही देर बाद मैंने जॉन भाई से कहा कि जॉन भाई ज़रा अंदर से ठंडा पानी तो मंगवा दें। अंदर यानी घर का वो हिस्सा जहाँ पे तमाम घर के अहबाब का क़याम था, रईस साहब की साहबजादियों का। तो मैंने कहा जॉन भाई अंदर से पानी तो मंगवा दें ठंडा। तो उन्होंने कहा यार ठंडे पानी की क्या ज़रूरत है, वो सामने चले जाओ, उससे वहाँ से पी लो पानी। तो सामने जो है उन्हीं के कमरे, जो गली नुमा कमरा था, उसके बिल्कुल आखिर में एक वाशरूम था। तो मैंने वहाँ वाशरूम की जानिब देखा तो कहने लगा हाँ वहीं पी लो। मैं उनके हुक्म की तामील में वाशरूम गया और वहाँ एक बेसन लगा हुआ था जो मेरा ख्याल है कि शायद कभी धोया भी नहीं गया था और कभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। तो मैं उस गंदा बहुत था वो देखने के बाद दोबारा जॉन भाई के पास आया। तो मैंने कहा जॉन भाई अच्छा वो गिलास तो मंगवा दें। तो कहने लगे यार तुम बहुत मुश्किल आदमी हो यार, मतलब गिलास की क्या ज़रूरत है यार, तुम जाओ और पानी हाथ से वहाँ से पीकर आ जाओ। सो मुझे अंदर से जुमले कुछ अच्छे नहीं लगे, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी दोबारा वॉशरूम में गया और बेसन को खोला और हाथ को मैंने वो बनाकर जो है पानी पिया और वापस आ गया। तो फिर उसके बाद जॉन भाई ने कहा तुम अपना मसवदा लाए? तो मैंने कहा जी लाया हूँ। तो उन्होंने जब मेरा मसवदा देखा, जो उस वक्त उसके लिए इस्तिलाह होती थी कि बटर पेपर पर वो तैयार हुआ था, तो उन्होंने एक निगाह देखने के बाद ये कहा कि इसमें तो बहुत सारे अशार बेवज़न हैं और ये तो बिल्कुल, इसमें कहीं कहीं तो बिल्कुल ही शायरी नहीं है, और ये किसने इसकी किताबत की है? तो मैंने कहा जन भाई ये तो मैंने फ़ला शख्स को इतने पैसे दिए हैं और उसने किताबत की। कहने लगे कल उस उल्लू के पट्टे को साथ लाना। तो ये एज इट इज़ उनके जुमले हैं। मुख्तसर ये कि मैं दूसरे रोज़ कातिब के पास गया, उन्हें मैंने साथ लिया और जॉन भाई के यहाँ लेकर आए। जॉन भाई ने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने उससे पैसे ले लिए और इसमें शायरी थोड़ी है,
इसमें तो कुछ शायरी और बाकी तो शायरी नहीं है जो तुमने किताबत ऐसे कर दी। तो खातिब ने कहा साहब मैं कोई शायर थोड़ी हूँ, मैं तो खातिब हूँ। इन्होंने कहा कि शायरी है तो मैंने खिताबत कर दी। मुख्तसर ये कि जॉन भाई ने उनसे कहा अच्छा अब आपको इजाज़त है, और वो खातिब कुछ ना कुछ नाराज़गी के साथ वहाँ से रुखसत हो गए। तो जॉन भाई बैठे और हम बैठे और वो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि ये जो मसवदा जो है ये अभी फाड़ कर फेंको, तुम्हें अगर शायरी करना है तो इस बेहुदा किताब को फाड़ कर फेंको, और अगर यही करना है तो फिर मेरे पास मत आओ। तो मैंने कहा नहीं जॉन भाई मुझे तो शायरी करना है। तो कहने लगे बस इसे फाड़ कर फेंको। तो मैंने कहा अच्छा मैं घर जाकर इसे फाड़ दूंगा। कहने लगे नहीं यहीं पर फाड़ो इसे। सो मैंने वो मसवदा जो है वो फाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद जॉन भाई ने कहा कि देखो अगर तुम्हें ऐसी शायरी करना है तो मैं तुम्हें दुनिया उर्दू का बेहतरीन नसरी नज़्म का शायर बना सकता हूँ। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो वो शायरी करना है जो आप करते हैं। तो कहने लगे बस ठीक है इसे फाड़ कर फेंको। मुख्तसर ये कि बिल्कुल आगाज़ था और इस तरह से मामला चलता रहा ज़िंदगी का। फिर हम बैठे और वही जो शुगल है उसमें मसरूफ़ रहे, और उस दौरान जो है जॉन भाई अशार पेश करते रहे और हम सिर्फ दाद ही दे सकते थे, दाद देते रहे। और फिर हमारा सिलसिला एक ऐसा हो गया कि जैसे हमें एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रहना। फिर कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि जॉन भाई के जो रईस साहब की साहबजादियाँ थीं वो मकान का कुछ हिस्सा बिक चुका था, वो अपने पैसे लेकर डिफेंस शिफ्ट हो गए थे। अब इस घर में सिर्फ जॉन भाई थे अकेले। एक रोज़ दोपहर के वक्त बिल्डर्स जो उस मकान का मालिक हो गया था वो आया। तो उसने कहा कि भाई आपके पास 1 घंटे का वक्त है, आप जो है ये घर जो है ख़ाली कर दें, हम इसे बिल्डोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो जॉन भाई परेशान हुए और कहने लगे कि यार वजदी हम कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा जॉन भाई देखते हैं, चूँकि घर उनका बिक चुका था लेकिन उन्हें अभी पैसे नहीं मिले थे, वो कोई बैंक का प्रोसेस होता है मैं भी नहीं जानता और जॉन भाई भी इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं थे। तो पैसे इनके हाथ में नहीं आए थे लेकिन घर बिक चुका था। सो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि यहीं पर बैठें और मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। उस वक्त ना उनके हालात माली तौर पर बेहतर थे और ना मेरे माली तौर पर बेहतर थे। तो मेरा क़याम जो मेरी फैमिली थी वो बफरजौन में उनका क़याम था। मैं बफरजौन में आया तो वहाँ मुझे मालूम हुआ कि KBR की साइट पर एक साहब हैं जो घरों के कमरे किराए पर देते हैं। मैं उनके पास गया और उनसे मैंने कहा कि यार कोई कमरा किराए पर मिल जाएगा। और उन्होंने कहा यार कमरे तो नहीं है लेकिन एक कमरा है, उसमें तुम देख लो अगर रह सकते हो। तो उसने इशारा किया और एक बच्चा जो है वो हमें कमरा दिखाने ले गया। उस कमरे में हम गए तो हमने देखा कि वो एक बहुत ख़राब सा कमरा था और उसमें जो है 2-3 बकरियां बंधी हुई थीं। तो चूँकि हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं थी तो मैंने उनसे कहा हाँ यार ये ठीक है हम यहाँ रह लेंगे, तो लेकिन आप ये बकरियाँ कहाँ बांधेंगे। तो उन्होंने कहा भाई ये बकरियाँ यहीं बंधेंगी, आपको रहना है तो इनके साथ यहीं रह लें। तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी। बहरहाल चूँकि जगह नहीं थी तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है हम यहीं रहेंगे और हम आ रहे हैं अभी। मैं दोबारा गार्डन ईस्ट किया, जॉन भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैंने उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाया और हम उसी घर में आ गए। तो उन्हीं बकरियों के साथ हम रह रहे थे, जॉन भाई भी और हम भी। 2 रोज़ बाद हाँ उस दौरान फिर ये कि इनके अमरोहा के साथी और इनके बहुत करीबी जो भाई कमर रज़ी और फिर जो KDA के डायरेक्टर थे अहमद हुसैन सिद्दीकी और जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, दबिस्तानों का दबिस्तान कई जिल्दों पर है, वो अहमद हुसैन सिद्दीकी। एक्चुअल ये दोनों अहबाब जो है जॉन भाई के वो माली मामलात ये देख रहे थे कि बैंक में पैसा कैसे फ़िक्स होता है, डिपॉज़िट, वो सारे इन्हें मालूम था, तो वो सब मामलात ये कर रहे थे। तो ये शाम के औकात में वहाँ आते थे जहाँ जॉन भाई को मैंने रखा हुआ था। तो ये बार जब जाते थे तो वापसी में
मुझसे कहते थे कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने अपने उस्ताद को इस कचरे में रखा हुआ है। तो मैं उस वक्त तो ये एहतरामन नहीं कह सका, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये होता था कि आप लोग तो हज़ारों गज के घरों में रहते हैं, आप इन्हें रख लें, मेरी तो हैसियत नहीं है रखने की। तो बहरहाल मैं ना कह सका। तो 2-3 रोज़ बाद मेरे पास शकील आदिलज़ादा, जो सब रंग के ऑनर और हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि वजदी तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा शकील भाई मैं बफर जोन में हूँ। कहने लगे यार वो सुना है कि जॉन भाई बहुत गलत जगह पर रह रहे हैं यार, तुमने बड़ा गलत वो रखा हुआ है वहाँ पर, बकरियाँ वगैरह। मैंने कहा जॉन शकील भाई पोजीशन ही नहीं है, ऐसे हालात हैं और इसी में रखा हुआ है। कहने लगे तुम ऐसा करो कि जॉन भाई को अभी जो है अनीक के घर ले जाओ, भायानी हाइट्स गुलिस्तान जौहर में। कि शकील भाई मैं जॉन भाई को पहुँचा देता हूँ। मैंने जॉन भाई को एक सुजुकी ली, उसमें कुछ सामान बिस्तर वगैरह रखा और वो जॉन भाई को भायानी हाइट्स पहुंचाकर अनीक के घर मैं वापस आ गया। 2 रोज़ बाद ही या 1 रोज़ बाद ही शकील भाई का फ़ोन आया कि वजदी कहाँ हो। तो मैंने कहा शकील भाई मैं घर की साइड हूँ बफर जोन। तो कहने लगे यार फ़ौरन अनीक के घर जाकर जॉन भाई को ले आओ और देखो अनीक कहीं उनकी पिटाई न लगा दे। तो मैं बहुत हैरान और परेशान हुआ। मैंने कहा खैरियत शकील भाई? कहने लगे हाँ यार खैरियत, लेकिन तुम पहले फ़ौरन चले जाओ, मैं तफसील तुम्हें बाद में बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं फ़ौरन भायानी हाइट्स गया तो मैंने देखा जॉन भाई अपने दोनों हाथ अपनी पसलियों पर रखे यूँ खड़े हुए और ऊपर बालकनी की तरफ देख रहे हैं, और अनीक की बालकनी से जो है वो उनका बिस्तर फेंका जा रहा था नीचे। तो मैंने जॉन भाई से कोई बात नहीं की, वो सामान उठाया और बिना होड की जो सुजुकी होती है वो उसमें रखा और थोड़ा सा ही सामान ये गद्दा टाइप का वो रखा और वो हम बैठे और वापस उस घर में आ गए जहाँ से हमें अब निकालने वाला कोई नहीं था। फिर उसी दौरान हमें एक शायर होते थे जो अम्बाला और या मुशायरों में हिंदुस्तान ले जाया करते थे, शाहिद अलवरी। उनकी जानिब से हमारे दावतनामे आए हुए थे हिंदुस्तान के मुशायरों के। हमें हिंदुस्तान जाना था, यानी जॉन भाई को जाना था और साथ मुझे जाना था। मेरे भी वीज़ा उन्होंने लगवाया था। पैसे नहीं थे जॉन भाई के पास भी और मेरे पास भी। तो जॉन भाई ने कहा ऐसा करते हैं यार शकील से कुछ पैसे ले लेते हैं और जब हमारे आ जाएंगे तो हम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने रक्षा लेकर आया उनके हुक्म पर और रक्षे में जॉन भाई भी बैठे और मैं भी बैठा और हम जंग बिल्डिंग की गली, जंग अखबार बिल्डिंग की गली में, वहीं शकील भाई का भी दफ्तर जंग बिल्डिंग के बराबर में था। हम रक्षे में वहाँ पहुँचे और रक्षे से हम दोनों उतरे और शकील भाई के दफ्तर की जानिब चलने लगे तो रक्षे वाले ने आवाज़ दी, जो अपनी मादरी ज़बान के ताल्लुक़ से पश्तो में गुफ्तगू करता था। तो उसने कहा ओ किधर जा रहा है, किराया कौन देगा? तो मैंने कहा भाई अभी ऊपर से आकर किराया दे रहे हैं। तो कहने लगा नहीं नहीं एक आदमी ज़मानत पे इधर ही रुके। अब बड़ी अजीब सी बात थी। अब रक्षे वाला क्या जाने कि जॉन एलिया है या कौन है क्या। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर जॉन भाई को मैं ऊपर भेजूँगा तो ये तो आधा घंटा लग जाएगा इन्हें सीढ़ियों पर तीसरे माले पर जाने पर। तो मैंने कहा जॉन भाई आप यहीं रक्षे वाले के पास खड़े हों बतौर ज़मानत, और पैसे 7-8 रुपये किराया था जो देना था। तो मैं तेज़ी से शकील भाई के दफ्तर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दफ्तर क्या तो वहाँ हसन भाई मौजूद थे, अनीक साहब मौजूद थे, अतीक थे, शकील भाई थे। तो मैंने शकील भाई से कहा शकील भाई वो जॉन भाई आए हैं। तो कहने लगे हाँ हाँ ले लाओ उन्हें लाओ। मैंने कहा नहीं वो रक्षे वाले ने बतौर ज़मानत उन्हें रोका हुआ, किराया नहीं है। तो शकील भाई को उस वक्त शायद ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा यार वजदी तुम उन्हें लाते क्यों जब पैसे नहीं होते? तो मुझे आज ये एहसास होता है कि वो ठीक कहते थे। उन्होंने कहा कि यार मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, और रक्षे वाले को किराया अदा करके जॉन भाई को आज़ाद करवा के हम शकील भाई के यहाँ आ गए। एक्चुअली ये कि
जॉन भाई को 10,000 रुपये की ज़रूरत थी बाज़राबाजी के लिए, जो हिंदुस्तान में थी, इनकी बहन। तो इन्होंने शकील भाई से अलग जाकर बात की, और जो शायद इन्हें उस वक्त शकील भाई किसी सबब से नहीं दे सके, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो कि यहाँ से अब चलना है हमें सब रंग नहीं, सस्पेंस वाले महराज रसूल के यहाँ चलना है, उनसे लेते हैं। वो मेरा उस वक्त सस्पेंस में भी लिखा करते थे जॉन भाई। तो महराज रसूल से जो जॉन भाई ने मुझे बताया, तो हम वहाँ चले गए। तो महराज रसूल ने इन्हें पैसे दे दिए 10,000 रुपये। तो जॉन भाई ने कहा यार मैंने उनसे वादा किया है कि महराज भाई मेरे जब तक हाथों में दम है तो मैं लिखने के कभी पैसे नहीं लूँगा। फिर हम हिंदुस्तान चले गए, वहाँ से भी वो इदारिया और वो लिख कर भेजते रहे सस्पेंस के लिए, और उसके बाद 5-6 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। वो लिखते रहे माहाना, लेकिन उन्होंने कभी उसकी उजरत नहीं ली मरते दम तक। वो ऐसे इंसान थे, कमिटेड, अपना जो कह दिया कह देते। तो ये मुख्तसर से सूरत हाल थी जो जॉन भाई के साथ गुज़रे हुए वक्त की थी। उसमें 1000 वाक़यात हैं। मुख्तसर ऐसा हुआ कि जॉन भाई चूँकि एक आम नाम था और तमाम मुशायरों में मदऊ किए जाते थे, तो फिर वो मुशायरों में अपने साथ मुझे भी ले जाने लगे। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता था कि मुंतज़मीन मुशायरा की मर्ज़ी के बरख़िलाफ़ भी जो है वो मुझे मुशायरा पढ़वाते थे। मुझे याद है कि एक बार हमारे हालात अच्छे नहीं थे और उस वक्त PSO का मुशायरा हुआ करता था, जो एक बड़ा अच्छा मुशायरा होता था, और गालिबन वो अल्ताफ़ नाम के एक साहब जो उसका एहतमाम किया करते थे। तो मुझे इसी दौरान एक बात और याद आती है कि वही ये बेघरी के ज़माने की बात है कि जब वो गार्डन ईस्ट से हम निकले तो फौरी तौर तो बकरियों वाले कमरे में हम नहीं गए। उससे पहले हाँ, हिंदुस्तान से जब आ गए गालिबन, आने के बाद फिर वो उनके एक दूर के रिश्तेदार थे जो अल्लामा अली क़रान नक़वी, उनके यहाँ जॉन भाई बराबरी की बुनियाद पर किराया देकर रहने लगे। ये उनके आखिरी दिनों का वो है कि जब यहाँ शिफ्ट हो गए। रहा मेरी शायरी का, तो जॉन भाई उन दिनों एक PSO का मुशायरा था, तो वो वहाँ मुझे भी साथ लेकर गए कि तुम भी पढ़ोगे। तो मैं जॉन भाई के साथ गया। माली तौर पर हम दोनों के हालात अच्छे नहीं थे, तो इंतज़ामिया ने जॉन भाई से कहा कि हम बजदी को नहीं पढ़ाएंगे। तो जॉन भाई ने कहा ठीक है, फिर मैं भी नहीं पढ़ूँगा। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर ये इसी उसमें ज़िद में रहे तो मामला तो और ख़राब हो जाएंगे। यहाँ से कुछ पैसों की उम्मीद है, 1000-2000 की, तो ये मेरे मामले में ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। तो मैंने उन्हें कान में कहा कि जॉन भाई आप मेरे पढ़ने को रहने दीजिए। तो मैंने उनसे कान में कहा जॉन भाई मेरे पढ़ने को रहने दीजिए, अगर आप अभी यहाँ से चल पड़ेंगे तो हमारी जेब में तो पैसे भी नहीं हैं, तो आगे देख लें, मामला ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो ना चाहते हुए भी उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुशायरा पढ़ा, ना सिर्फ मुशायरा पढ़ा बल्कि वो मुशायरा पीटने पर भी तैयार हो गए। तो ये खाका नवीस होते थे उस वक्त, उन्होंने सारी तहरीर को तहरीरी शक्ल में भी इस वाक़े को लाए। तो फिर ये कि जॉन भाई मुझे आगाज़ में जब शायरी की जानिब आए तो बताते थे यार तुम अगड़म बगड़म झगड़म कुछ भी कहो, लेकिन वो वज़न में हो, मुझे मफ़हूम नहीं चाहिए। तो मैं ये नहीं समझता था कि वज़न होता क्या है। जब वो वज़न कहते थे तो मेरे जहन में वज़न आता था जैसे किलो के बाट या जैसे तराजू में हम, तो मेरे जहन में वो आता था। तो मैं कभी भी ये भुला नहीं सकता कि वो एक ब्रोंकाइटिस के उसमें मरज़ में मुब्तला थे और वो छत पर टहलते हुए अमलन मुझे जूते मारते थे कि यार तुम ये कहो, इस तरह से कहो, इस तरह से कहो। तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी काविशात के सबब कुछ ना कुछ कहने लग गए। और मुझे याद है कि जब मैं बाकायदा वो मिसरा देते थे
तरही तौर पर, और कहते थे इस पे कहो यहीं बैठकर। तो वो जब मैं कहने लगा तो वो बहुत खुश हुए। फिर कुछ अरसे बाद नवाए वक्त से एक साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका मोहसिन अली नाम है, गालिबन मोहसिन रज़ा या मोहसिन अली, वो इंटरव्यू करने आए। वो नुमाइंदा थे नवाए वक्त के। वो जॉन भाई का इंटरव्यू कर रहे थे जो शाया हुआ और आज भी मौजूद है। तो उस पर जॉन भाई से काफ़ी देर गुफ्तगू इंटरव्यू करते रहे। उसके बाद उन्होंने जब नौजवान शौरा के ताल्लुक़ से बात की तो जॉन भाई ने कहा कि नौजवान शौरा के ताल्लुक़ से मैं कोई भी राय, ये जॉन भाई के जुमले हैं कि मैं कोई भी राय ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर कायम नहीं करता। मैं मंतक और फ़लसफ़े का आदमी हूँ। मेरी राय को इसी तनाजुर में देखा जाए कि मैं ताल्लुकात की बुनियाद पर राय नहीं देता कि मुस्तक़बिल में कैसर वजदी तमाम शौरा के लिए एक मुश्किल खड़ी कर देगा अदबी तौर पर। यानी जो इस्तिलाहन उनका ये था कि ये बहुत अच्छे अशार कहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मालूम नहीं कि मैं उनकी बात को सही साबित कर सका या नहीं, लेकिन अपने तय मैं काविशात ज़रूर अपनी कर रहा हूँ। और फिर ये सिलसिला चलता रहा और गज़लें कहते रहे। फिर हम ऐसा भी वक्त आया कि जॉन भाई जब गज़ल कहते थे तो वो शायद मेरे हौसले बढ़ाने के लिए पहले वो मुझे सुनाते थे कि यार गज़ल ज़रा सुनो। हालांकि वो एक एक शेर जब कह रहे होते थे तब हम देख रहे होते थे, सुन रहे होते थे, और उनकी एक अलग कैफियत होती थी अशार कहने की। वो लोग जो मैं अक्सर सोशल मीडिया पर देखता हूँ, कोई कहता है वो मौलिद थे, कोई कहता है यार वो खुदा से दूरी थी। ऐसा कतन नहीं है। मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में इतना शिद्दत पसंद, शिद्दत इन मानों में मैं कह रहा हूँ, यानी शिद्दत के और माने आप निकालें तो यानी इंतहाई जिसे चाहत कह लें, तो हम बड़ी मायूसी के आलम में बैठे थे। और वो यूं ही जैसे जॉन भाई एक फ़लसफ़े के आदमी थे, उनका एक वसी मुताला था और हम तो उनके कदमों में बैठने के भी अहल नहीं थे। तो जॉन भाई ने मुझसे कहा यार वजदी एक बात बताओ, नाउज़ बिल्ला। तो उन्होंने एक सवाल किया यार फला चीज़ है या नहीं है। तो मैंने कहा जॉन भाई हमें क्या मालूम, आप बताएं। तो कहने लगे यार ऐसा करो, वो अली उसे फला जाकिर को बुलाओ जो उनके रिश्तेदार थे। तो जाकिर को कहीं मजलिस पढ़ाने जाना था। तो उस वक्त वो जो है शेव कर रहे थे और ब्रश उनके हाथ में था और क्रीम वगैरह मुंह पर लगा था। तो मैंने कहा कि उनका नाम मैं नहीं ले रहा दानिस्ता, मैंने उन्हें आवाज़ दी। तो उन्होंने कहा जी चचा, जी चचा, और वो आए और शेव करते हुए। तो उन्होंने कहा यार ये बताओ कि फला है या नहीं है। तो वो इतनी जल्दी में थे, अब ये याद रखें वो मज़हब से डायरेक्ट जुड़े हुए शख्स हैं, वो इतनी जल्दी में अरे चचा सब बकवास है, कुछ भी नहीं, और दूसरे कमरे में चले गए ये कहते हुए। अब जॉन भाई का तारीख़ी जुमला देखिए, उन्होंने कहा यार वजदी ये तो हमारी उम्मीदें भी ख़त्म कर गया। यार मरने के बाद किसी को होना चाहिए ताकि हम दोबारा ज़िंदा हों, वरना हम मर गए तो इसका मतलब है मर ही गए। तो जो शख्स इस तरह सोचता है आप उसे मुल्हिद कह सकते हैं। यानी उनका एक शेर सुन लीजिए कि कोई मुजदा खुदा नहीं, एक था ना कि ये कोई मुजदा नहीं खुदा नहीं, वो अभी मेरे हाफ़ज़े में आएगा तो मैं शेर सुनाऊंगा। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं। और मैं ये जानता हूँ कि जॉन भाई को मैंने अपने 10-12 साल के अरसे में कभी ऐसे नहीं देखा कि वो शेर कहने के लिए बैठ रहे हों और कम से कम 15-20 मिनट आयात ना पढ़ते हों। वो आयात पढ़ने के बाद, दुआएं पढ़ने के बाद, उसके बाद शायरी कहना, शेर कहना और शेर लिखना शुरू करते थे। तो चूँकि लोग नहीं जानते, लोग सिर्फ ये जानते हैं कि वो ड्रिंक करते थे, तो ड्रिंक के सबब से वो तमाम वो फैसले ख़ुद कर लेते थे कि यार वो ऐसे भी थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और मैं नहीं और जितना तारीख़ पे, फ़लसफ़े पर, मुख्तलिफ़ ज़बानों पर, इब्रानी पर, संस्कृत पर जो उन्हें दस्तरस और जो कमान उन्हें हासिल थी, हम तो नहीं समझते हमारे अहद में हो।
चंद अशार आपकी समातों तक मुंतकिल करूं, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हम दोबारा गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि ये दुनिया है, यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है। ये दुनिया है, यहाँ पर ये तमाशा हो भी सकता है। अभी जो गम हमारा है तुम्हारा हो भी सकता है। अभी जो गम हमारा है तुम्हारा हो भी सकता है। तुम अपने आप को हरगिज़ कोई इल्ज़ाम मत देना। तुम अपने आप को हरगिज़ कोई इल्ज़ाम मत देना। ये सौदा है, मोहब्बत का खसारा हो भी सकता है। न ये समझो कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जुर्म है, हमसे दोबारा हो भी सकता है। मैं ये जो कलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, हमारे मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब, उन्हें ये गज़ल पसंद है और मैं जब भी कहीं पेश करता हूँ ये कहता हूँ कि ये उनके नाम से मंसूब नहीं कर रहा, बल्कि ये उन्हीं का कलाम है, सुना मैं गाऊँ। तो ये है कि फ़िक्र माश शायरी, उस पर तुम्हारी याद, एक तो सज़ा सी ज़िंदगी, उस पर तुम्हारी याद। सच पूछिए तो रात क़यामत से कम नहीं, सेहत ख़राब बेघरी, उस पर तुम्हारी याद। हम तो तुम्हारे शहर में बर्बाद हो गए, हम तो तुम्हारे शहर में बर्बाद हो गए। साकी शराब शायरी, उस पर तुम्हारी याद। साकी शराब शायरी, उस पर तुम्हारी याद। दो काम एक साथ करें किस तरह कहो, दो काम एक साथ करें किस तरह कहो। दिन भर किसी की नौकरी, उस पर तुम्हारी याद। सो हज़रत चंद मुतफ़र्रिक़ अशार की और रहमत होगी कि क्या कहूँ कैसे सहारे दाएं बाएं हो गए। क्या कहूँ कैसे सहारे दाएं बाएं हो गए। मुश्किलों में यार सारे दाएं बाएं हो गए। मुश्किलों में यार सारे दाएं बाएं हो गए। डूबने वाला पुकारे जा रहा था अलमदद, डूबने वाला पुकारे जा रहा था अलमदद। दोनों जानिब के किनारे दाएं बाएं हो गए। डूबने वाला पुकारे जा रहा था अलमदद, दोनों जानिब के किनारे दाएं बाएं हो गए। और बाद मरने के भी अपनी बदनसीबी साथ है, बाद मरने के भी अपनी बदनसीबी साथ है। मेरे सोयन के सितारे दाएं बाएं हो गए। मेरे सोयन के सितारे दाएं बाएं हो गए। और रोशनी के वास्ते, रोशनी के वास्ते जब आसमां से बात की, रोशनी के वास्ते जब आसमां से बात की, मेरे हिस्से के सितारे दाएं बाएं हो गए। यार वैसे रोज मिलने आ रहे थे वक्त से, यार वैसे रोज मिलने आ रहे थे वक्त से। जैसे ही कर्जे उतारे दाएं बाएं हो गए। दो तीन अशार और समाप्त कर लीजिए, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कैसी बीमारियों में बैठे हैं शाह, दरबारियों में बैठे हैं। कैसी बीमारियों में बैठे हैं शाह, दरबारियों में बैठे हैं। इनको अच्छे बुरे से क्या मतलब, इनको अच्छे बुरे से क्या मतलब। ये तरफदारियों में बैठे हैं। जंग तो ख़त्म हो चुकी कब की, जंग तो ख़त्म हो चुकी कब की, आप तैयारियों में बैठे हैं। जंग तो ख़त्म हो चुकी कब की, आप तैयारियों में बैठे हैं। भूख बाजार तक चली आई, भूख बाजार तक चली आई, आप खुददारियों में बैठे हैं। भूख बाजार तक चली आई, आप खुददारियों में बैठे हैं। गुफ्तगू यूं न कीजिए हमसे, गुफ्तगू यूं न कीजिए हमसे, जैसे बाजारियों में बैठे हैं। गुफ्तगू यूं न
कल्पना कीजिए हमसे, जैसे बाजारियों में बैठे हैं और चारा साजों को देखिए बजती, चारा साजों को देखिए बजती, ये तो बेचारियों में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया हज़रात गिरामी, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर चांद रहता यूट्यूब चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं हनीफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी गुफ्तगू को अपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उसमें